6th फ्लोर जाना है। कुसुम आंटी के यहाँ। आपको मैंने पहले यहाँ कभी देखा नहीं है। ऐसे धोखा नहीं दे सकती सोनम। प्यार किया है मैंने तुमसे, परिवार को छोड़ा है मैंने तुम्हारे लिए। मैं मजबूर हूँ नवीन, प्लीज मुझे समझो। क्या समझूं? ये एक बेवफा से मैं वफा की उम्मीद कर बैठा। तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा मैं सोनम, चैन से नहीं जीने दूंगा मैं तुम्हें। काट काट। अरे नवीन क्या कर रहा है यार? कोई अपनी महबूबा से इस तरह गुस्से में बात करता है क्या? उसने मुझे धोखा दिया है तो गुस्सा तो आएगा ना? आएगा, पर गुस्से के भी टाइप्स होते हैं ना यार। तू उससे प्यार करता है, तुझे दर्द हुआ है, पर तेरे गुस्से में भी वो प्यार दिखना चाहिए, तेरे आंखों में वो नमी दिखनी चाहिए। यार तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, तू क्यों नहीं कर देता आके? देख नवीन, ताने मत मार, मैं डायरेक्टर हूँ, तो फिर एक्टर भी बन जा। देख तू ना मुझसे भी। यार बस करो, यहाँ पर काम करने आओ या झगड़ा करने आयो? देख मैं तो मेरा काम ही कर रहा हूँ, ये नवीन है जो टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा है। लगता है पैकअप होने वाला है यार। अगर तू मुझे इतने सालों बाद एक्टिंग सिखाएगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? ए राहुल, अरे इधर आओ। क्या हुआ यार? ये देख। रजत तुम सीढ़ियों से जाओ, हम लिफ्ट से आते हैं। हाँ? सर दरवाजा तो बंद है। खोलो, ट्राई करो। अच्छा खोलो जरा, और होशियारी से, अंदर पता नहीं चलना चाहिए। सर ये तो मर चुका है। कल कोई किसी ने मार दिया सर, लेकिन जब मेन डोर अंदर से बंद था तो खूनी घर में घुसा कैसे? खूनी घर के अंदर नहीं, घर के बाहर था। जैसे इसने अपने शिकार पर निशाना लगाया होगा, खूनी ने इस पर निशाना लगाया और गोली चला दी। इसे जरा पलटो इसे। सर गोली तो आर पार हो गई। अगर गोली आर पार हुई है तो गोली कमरे के अंदर ही होनी चाहिए। गोली ढूंढो जरा। सर एक बात समझ में नहीं आई, बच्चों ने हमें बताया था कि उन्होंने इस आदमी को यहाँ खिड़की पर खड़े हुए देखा था, तो अगर इसे बाहर से गोली लगी, इसे ऐसे गिरना चाहिए, मतलब इसके पैर खिड़की की तरफ होने चाहिए थे, लेकिन ये तो उल्टा गिरा, इसका सिर खिड़की की तरफ है।
सर बुलेट कहीं नहीं मिली। अच्छा, कमरे के अंदर बुलेट नहीं मिली, ये आदमी उल्टा पड़ा है। समझ में नहीं आता ये सारा चक्कर है क्या? सर, इसकी जेब में ये 2 बुलेट और कुछ पैसे मिले। कोई आईडी वगैरह, कोई नाम पता नहीं मिला। ऐसा आदमी अपनी जान पहचान लेकर थोड़ी घूमेगा रजत। पर सर यहाँ ये मारने कैसे आया होगा? यहाँ खड़े होके इसी बिल्डिंग के किसी आदमी को तो मारेगा नहीं। जरूर किसी ऐसे आदमी को मारने आया होगा जो सामने रास्ते पे खड़ा हो या फिर वहां आने वाला होगा। रजत, आते वक्त देखा था मैंने इस बिल्डिंग के कंपाउंड के बाहर एक ज्वेलरी शॉप में, और ज्वेलरी शॉप के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा। पूर्वी, उस सीसीटीवी कैमरा का फुटेज लेकर आओ और बिल्डिंग के वॉचमैन को भी ऊपर भेज दो। सर क्या सोच रहे हो रजत? तो सामने इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, इतने सारे फ्लैट्स हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि गोली कहां से चलाई गई? पता चल सकता है रजत। जिस एंगल से गोली इस आदमी के शरीर में घुसी है, उस एंगल से पता चलेगा कि गोली चली कहां से है। गोली चली कहां से है। बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज तो सब पता चल जाएगा। हाँ सर, कुछ पता चला? अभिजीत, गोली तो इसे सामने से ही लगी है। सर ये हमें मालूम है, कुछ और बता सकते हो? गोली कहां से चली है, किस एंगल से चली है, ये बता सकते हैं आप? मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। हाँ, ये देखो, ये इसकी छाती पर सामने की तरफ जो घाव है, जहां से गोली इसके शरीर के अंदर घुसी है, ये ऊंचाई पर है। और ये दूसरा घाव जो इसकी पीठ पर है, जहां से गोली निकली है, ये नीचाई पर है। ऐसे इसका मतलब इसे गोली ऊपर से लगी है और लगभग 28 डिग्री के एंगल से। इसका मतलब या तो जिसने गोली चलाई है वो ऊंचाई पर था, या फिर कोई 10 फीट का आदमी था। 10 फुट लंबा। रेडी, तुमने आज तक किसी 10 फीट के आदमी को देखा है? नहीं सर। नहीं देखा सर। तो फिर आपकी दूसरी थ्योरी सही है, गोली सामने से चली है, ऊपर से। जी। और सर, जिसने भी ये गोली चलाई है वो भी कोई प्रोफेशनल किलर है, क्योंकि इतनी दूरी से इतना एक्यूरेट, इतना सही निशाना लगा पाना किसी आम आदमी के बस की बात तो हो नहीं सकती। फिर भी रजत, एक बात अभी भी घूम रही है। इस आदमी को अगर सामने से गोली मारी गई है तो ये आदमी खिड़की से गोली लगने के बाद ऐसे गिरता, मतलब खिड़की की तरफ इसका पैर होता और सर दरवाजे की तरफ। मगर हमें इसकी लाश जब मिली तो इसका सर खिड़की की तरफ था और पैर दरवाजे की तरफ। कैसे हुआ होगा? साड़ू साहब, इसके फिंगरप्रिंट से कुछ पता चला कि ये आदमी कौन है? नहीं, वो पता नहीं लगा, क्योंकि इसके फिंगरप्रिंट्स हमारे क्रिमिनल डाटाबेस में किसी के साथ मैच ही नहीं होते। अगर इस निशानेबाज का पता नहीं चल रहा है तो फिर हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि ये वहां पे निशाना किसे बनाने आया था। सर, उस वक्त सड़क पे बहुत सारे लोग थे और इतने सारे लोगों के बीच में इस आदमी का निशाना कौन था, कैसे पता चलेगा? रेडी, फिर भी पता तो लगाना पड़ेगा ना। सर, हमें ये पता चल चुका है कि ये राइफल किसी के नाम रजिस्टर्ड नहीं है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है। इल्लीगल गन, ये तो पहले से ही शक था। सर, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो उन सभी आदमियों को जानता है जो ऐसे इल्लीगल हथियारों में डील करते हैं। ठीक है, मिलो उससे और पता लगाओ कि ये गन किसने बेची और किसने खरीदी। सर, फिर से उस बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। बच्चों ने कहा था कि शूटर यहाँ पे ऐसे खड़ा था खिड़की में। अब देखते रहे, जब पता चल जाएगा गोली कहां से चली थी, कहां से चली थी गोली। ये मैनिक्विन में 28 डिग्री का छेद बनाया है ना? यस सर। और ये लेजर बीम कब लगेगा? ये लीजिए पूर्वी। बहुत
बहुत दूर है, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से। एक मिनट देखते हैं। रजत, मिल गया। लेजर का लाइट वहां पे गिरा है, उस छत पे। रजत, गोली यहीं कहीं से चली है, यहीं कहीं से। यस सर। सर हाँ, ये देखिए, यहां से पुतला बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मतलब रजत, गोली यहीं से चली है। रजत, इस टेल्स को अच्छी तरह से ढूंढते हैं। कोई ना कोई सुराग, कोई एम्प्टी शेल तो जरूर मिलना चाहिए। सर हाँ, बुलेट शेल तो नहीं मिला, लेकिन ये पानी की बोतल और ये खाने का पैकेट मिला है। खूनी का हो सकता है, यहाँ बैठकर इंतजार कर रहा होगा। सर ये इस बिल्डिंग का वॉचमैन। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये बताओ, क्या छत पर तुमने किसी को आते हुए देखा, बड़ी सी बैग लेकर? नहीं साहब। तो फिर ये खाने की चीज और पानी की बोतल कहाँ से आई? साहब ये मेरा ही है। कल मेरा नाइट का ड्यूटी था और आज दोपहर का भी ड्यूटी है, इसलिए मैं घर नहीं गया था साहब, यहीं पर आकर सो गया था। तुम नीचे कब गए? साहब यही कोई 10 मिनट पहले। मतलब कि सुबह से लेकर 10 मिनट पहले तक तुम छत पर ही थे? हाँ साहब। अच्छा, और तुमने किसी को भी छत पर आते हुए नहीं देखा? रजत, रजत, कोई शक नहीं, गोली कमरे के अंदर से ही चली है। अच्छा सर, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? रजत सोचो जरा, अगर गोली बाहर से, मेरा मतलब है छत से चली होती, तो ये शूटर ऐसे गिरता, मेरा मतलब है सिर दरवाजे की तरफ होता और इसके पैर खिड़की की तरफ। लेकिन हमें ये कैसे मिला? इसके पैर थे दरवाजे की तरफ और सिर था खिड़की की तरफ। मतलब है गोली कमरे के अंदर से ही चली है। यस सर, तभी तो घर के अंदर कोई बुलेट नहीं मिली। गोली उसके सीने में लगी, उसकी पीठ से निकली, खिड़की से बाहर चली गई। एग्जैक्टली। शायद किसी वजह से ये ऐसे मुड़ा होगा और बस उसी वक्त गोली चली। सर जब हम इस फ्लैट में आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। सर अगर गोली अंदर से चली है तो फिर चली कहाँ से? वही तो, ये खूनी छुपा कहाँ होगा, छुपा कहाँ होगा? रजत, काम करो, तो इस मैनेक्विन को घुमाओ, ऐसे घुमाओ उल्टा। सर, पता चल जाएगा गोली चली कहाँ से थी और खूनी छुपा कहाँ था। अब ये जो तुम्हारा लेजर का बीम है, वो छोड़ो उसमें से। माय गॉड! सर लेजर तो स्पीकर पे जा रहा है। उतारो स्पीकर को और खोलो। सर, इसमें तो गन है। हाँ रजत, गन के साथ साथ एक छोटा सा कैमरा भी, शूटर की हर हरकत पर नजर रखने के लिए। अच्छा, तो खूनी स्पीकर में छुप कर बैठा था। जैसे ही शूटर किसी वजह से मुड़ा, खूनी ने उस पर गोली चला दी। इस महेश का पूरा नाम महेश गद्दार है। गद्दार कुछ भी गड़बड़ करे तोड़ा देना से। आप फिक्र मत करो बॉस, मेरी नजर और मेरा निशाना दोनों महेश पे रहेगा।
माल लाए मेरा? मैं जुबान का पक्का हूँ महेश बाबू। ताने मार रहा है? जरूरत पड़ी तो गोली भी मार सकता हूँ। मैंने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी, लेकिन गोलीबारी करने का मूड नहीं। चल माल दिखा। पहले पैसे दिखाओ। पैसे दिखा सर। अब क्या गिन के दिखाओ? उसकी जरूरत नहीं है। कम निकले तो बाद में हिसाब करने आता है मुझे। क्यों केवल जी? होशियारी नहीं, वरना इस गन के अंदर जितना भी लोहा है तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूंगा, समझे? पूर्वी, फोटो दिखाओ इसे। कौन है ये? जानते हो कौन है ये? नहीं सर, मैं से नहीं जानता। मैं पहली बार देख रहा हूँ सर। अच्छा, पहली बार देख रहे हो। और ये गन? गन तो पहचानते होंगे, है? नहीं? देख केवल, आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, कौन है ये? सर ये आदमी भिकू है। भिकू? हाँ सर, 3 महीने पहले ये मुझे मिला था। अच्छा, तब मैंने इसको ये गन बेची थी सर। और बताओ इसके बारे में। सर, इसने मुझे खुद कांटेक्ट किया था और उसके बाद फिर मैं इससे कभी नहीं मिला। पहली और आखिरी बार मिला था सर। अच्छा, पहली बार मिला और तुमने गन बेच दी इसे? ना जान ना पहचान, गन बेच दी? हाँ? कहाँ रहता है ये भिकू? लगता है काफी माल कमाया इस भिकू ने। हाँ, पेशेवर खूनी जो था। एक काम करो, इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद कुछ मिल जाए जिससे पता चले कि वो किसे मारने आया था। सर, हाँ सर, ये अलग से 4 नंबर्स लिखे। सर, भिकू ने ये 4 नंबर इस डायरी में क्यों लिखे होंगे? नहीं तो इससे पहले कि देर हो जाए पता लगाना पड़ेगा ये 4 नंबर किसके हैं। शायद भिकू इन्हें मारना चाहता था। ये रिग देख के तो ऐसा लगता है कि खूनी ने खुद अपने हाथों से ही फिट किया है। हाँ सर, और ये गन पे छोटा मोटा कैमरा लगा हुआ है। रेडी, इसी कैमरे से तो वो देख रहा था कि गन के सामने कौन आ रहा है। और ये रिग रिमोट से ऑपरेट होता है, जिसके जरिए इस गन को ऊपर नीचे, ये देखिए, दाएं बाएं में घुमाया जा सकता है। बात साफ है, खूनी कहीं दूर बैठा था और दूर से ही उसने भिकू का शिकार किया। मगर खूनी उस फ्लैट में घुसा कैसे? ये रिग वगैरह लगाने में तो काफी टाइम लगा होगा। किसी ने देखा कैसे नहीं उसे? बिल्डिंग के वॉचमैन से भी पूछा, उसे भी कुछ नहीं मालूम। और सर, बिल्डिंग के मेन गेट पर जो सीसीटीवी कैमरा फिट है उसकी पूरी फुटेज चेक की, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिखा जिस पर शक किया जाए। कहीं वो फेस बदल के तो नहीं आया? इलेक्ट्रिशियन, दूध वाला, पेपर वाला, फेस बदल के अंदर आया, ये रिग फिट किया और निकल गया। किसी को शक भी नहीं हुआ। कुछ पता चला भिकू को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था खून करने का? सर, भिकू के घर से जो डायरी मिली है उसमें 4 लोगों के फोन नंबर्स मिले। कौन है ये? सर, नाम है मनीष, रितेश, विक्रांत और हितान। चारों बिजनेस पार्टनर्स थे। किस चीज का बिजनेस है इनका? सिक्योरिटी इक्विपमेंट का सर। ये लोग सिक्योरिटी एजेंसीज और प्राइवेट बिल्डर्स को इक्विपमेंट सप्लाई करते थे। लेकिन सर,
इस तरीके का बिजनेस करने वाले इन लोगों के फोन नंबर्स एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास कैसे? या तो इन चारों ने किसी की सुपारी दी होगी या फिर किसी ने इन चारों की सुपारी दी होगी पीकू को। सर एक और बात पता चली, इन चारों में से एक पार्टनर मनीष, 1 महीने पहले ही उसका खून हुआ। कैसे खून हुआ इस मनीष का? सर मनीष एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ था जब किसी ने उस पर गोली चलाई। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 9mm की स्नाइपर राइफल की गोली थी। सर कॉफी शॉप में ही मनीष ने दम तोड़ दिया। स्नाइपर राइफल की गोली? मतलब ये चारों पार्टनर्स पीकू के निशाने पे थे। मनीष को तो उसने मार दिया, बाकी बचे इन 3 पार्टनर्स में से किसी को मारने के लिए उस फ्लैट में घुसा होगा। मगर किसको? सर उसी रास्ते पे जो ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग है उसको श्रेया चेक कर रही, शायद कुछ पता चले। सर अच्छा सर ये देखिए, ये आदमी कब से एक ही जगह पर खड़ा है और बार बार अपनी घड़ी चेक कर रहा है। हाँ सर, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। है कौन ये आदमी? जरा जूम करो। ये तो उन चारों पार्टनर्स में से एक है ना, विक्रांत? यस सर, मतलब मनीष के बाद भीखू का अगला शिकार विक्रांत था। नहीं रजत, मुझे नहीं लगता, क्योंकि विक्रांत काफी देर से वहां पे खड़ा था। अगर बीकू को विक्रांत को मारना होता कब का मार दिया होता। यस सर, तो फिर शायद भीखू विक्रांत को नहीं बल्कि उस आदमी को मारना चाहता हो जिसका इंतजार विक्रांत कर रहा था। मगर सर ये विक्रांत इंतजार किसका कर रहा था? वो भी पता चल जाएगा। सर टेप को फॉरवर्ड करो। रितेश, ये तो उन्हीं का पार्टनर है। मतलब विक्रांत ने पहले एक पार्टनर मनीष को मरवाया और उसके बाद दूसरे पार्टनर रितेश को मरवाना चाहता। लेकिन सर इस सब के पीछे विक्रांत का मकसद क्या हो सकता है? अब ये तो विक्रांत ही बताएगा। पकड़ो इस विक्रांत को। हेलो, हाँ जसवंत, आज का ये प्रेजेंटेशन ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया ना तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, बस गाड़ी पार्क करके मैं ऊपर आता हूँ। प्लीज आप लोग इस तरफ चलिए, प्लीज आइए आइए प्लीज, हटिए हटिए, आइए इधर आइए प्लीज, चलिए सब एक साइड प्लीज। जरा पलटाओ पलटाओ इसे। इस विक्रांत को भी वहीं पर गोली मारी है जैसे मनीष को मारी थी। एक बात बताओ, किसी ने कुछ देखा? क्या हुआ ये? सर मैंने देखा था सर, विक्रांत सर जैसे ही गाड़ी से उतरकर ऑफिस की तरफ जाने लगे तो गोली लगी और यहाँ गिर गए। अच्छा, किसने गोली चलाई देखा तुम लोगों ने? आपने किसी को भी यहाँ से बड़ा सा बैग लेके जाते हुए या लेके आते हुए देखा क्या? नहीं सर। अच्छा चलो,
गोली चलने की तो आवाज सुनी होगी किसी ने। नहीं सर। अरे नहीं, अच्छा विक्रांत का ऑफिस कहां पर है? उस तरफ है विक्रांत जी का ऑफिस। सचिन, गोली तो यहीं से चली है, बिल्डिंग में से ही। मगर बिल्डिंग की खिड़कियां तो बंद है, तो जरूर गोली छत से चली है, छत से। लगता है उसी आदमी का काम है, उसी खूनी का जिसने मनीष को मारा है। छत से गोली चली है। एक काम करो, छत पे जाकर देखो, देखो कुछ मिलता है क्या। और बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करो, पूछो उनसे क्या किसी ने किसी अनजान आदमी को बिल्डिंग में आते जाते हुए देखा है क्या? हाँ? सर, हम जिसे खूनी समझ रहे थे उसी का किसी ने खून कर दिया। वही तो हम सोच रहे थे कि विक्रांत रितेश को मारना चाहता है, या तो विक्रांत को ही किसी ने मार दिया। सर, सर ये देखिए, ये फोन शायद इस विक्रांत का है। देखो, इसने आखिरी बार किससे बात की थी? हाँ सर। सर, इसने आखिरी बार किसी जसवंत से बात की थी। जसवंत? जसवंत तो विक्रांत का मैनेजर है। ये क्या हो रहा है सर? इन चारों पार्टनर्स के एक के बाद एक खून हो रहा है। एक बात बताओ जसवंत, विक्रांत इस वक्त ऑफिस में आने वाला था, ये और किस किस को पता था? वो तो हर रोज 10 बजे आते हैं सर, ये तो सारे स्टाफ को पता है। आखिरी बार तुम्हारी बात हुई थी विक्रांत के साथ? जी सर। क्या बात हुई थी? सर, वो तो एक प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे। प्रेजेंटेशन? और कुछ नहीं? जी सर। किसी पर शक है तुम्हें? किसने किया होगा ये? ऐसा कौन हो सकता है सर? मैं किस पे शक करूं जिसने मेरे पार्टनर विक्रांत को मार दिया? सिर्फ विक्रांत ही नहीं, कोई ऐसा आदमी है जो तुम चारों का दुश्मन है। क्या? हाँ, वो तुम चारों को खत्म करना चाहता है। लेकिन सर, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम चारों ने उसका क्या बिगाड़ा है। वो हमें क्यों मारना चाहता है? कल तुम और विक्रांत एक बिल्डिंग के नीचे मिलने वाले थे, है ना? हाँ सर। वहां भिकू नाम का एक शूटर तुम्हें निशाना बनाने वाला था, तुम्हें, मगर किसी ने उसे ही मार दिया। क्या? भिकू मुझे मारना चाहता था? हाँ, हमें लगा था कि सबके पीछे विक्रांत का हाथ है और उसी ने भिकू को तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रांत मेरा पार्टनर ही नहीं था, मेरा एक अच्छा दोस्त भी था। आपका चौथा पार्टनर मिस्टर हितांक फिलहाल कहाँ पर है? वो तो पिछले 1 महीने से शहर से बाहर गया हुआ है। उसके पिताजी की तबीयत खराब है। कब आने वाला है? उसने कहा तो था कि वो जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करेगा। कुछ दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, है ना? जी हाँ सर। क्या हुआ था? 5 मई को मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक पार्टी से वापस लौट रहा था। गाड़ी का टायर बीच में ही फट गया और एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरी बीवी और बच्चे तो मर गए, लेकिन मैं पता नहीं कैसे बच गया। अचानक टायर फटा कैसे? दरअसल मेरी गाड़ी पर किसी ने गोली चलाई थी। वो गोली गाड़ी के टायर पर लगी और टायर फट गया। गाड़ी बहुत स्पीड में थी और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, बस। अच्छा, क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है? मेरा मतलब है कोई बिजनेस राइवल? नहीं सर, मैं जानता हूँ कि बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स होते हैं, राइवल्स होते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई दुश्मन होगा। सर, हाँ, बिल्डिंग की छत पे से मुझे ये बुलेट का शेल मिला है। 9 mm शेल, लॉन्ग रेंज राइफल का शेल नहीं है। सर, फिर तो एक बात पक्की है कि खूनी ने विक्रांत पर छत से ही गोली चलाई है। हाँ पूर्वी, हमारा शक सही निकला। जिसने मनीष पर गोली चलाई उसी ने विक्रांत को भी मारा है, उसी ने विक्रांत पर गोली चलाई है। सचिन, खूनी को किसी ने आते जाते देखा बिल्डिंग में? सर, मैंने सारे ऑफिसेज में चेक किया, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा है। पर सर, ऐसे कैसे हो सकता है? वही तो, कहीं से तो घुसा होगा वो बिल्डिंग में, कहीं से तो घुसा होगा। सर, बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे रेनोवेशन का काम चल रहा है और मजदूरों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए बिल्डिंग वालों ने पीछे का रास्ता खोल दिया उनके लिए। बस, तो वहीं से घुसा है वो, शायद बेस बदल कर, और फिर अपना काम करके भगदड़ का फायदा उठाकर भाग गया वहीं से। ये आदमी तो बहुत खतरनाक लग रहा है सर। हाँ,
बहुत ही खतरनाक आदमी है वो। 3 खून कर चुका है वो। तुम भी संभल के रहना। तुम जहां भी जाओ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और सचिन, इनका चौथा पार्टनर हितांग, उसे कांटेक्ट करो और उससे कहो कि जैसे वो शहर में आए हमें इन्फॉर्म करें। सर, रितेश अपने परिवार के साथ जब एक पार्टी से लौट रहे थे तब उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई जो टायर पे लगी। रितेश गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और गाड़ी फांजा ब्रिज से नीचे गिर गई। इस एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई, लेकिन वो बच गए। और ये एक्सीडेंट हुआ कब? सर, मनीष के खून के 1 हफ्ते बाद। तो कहीं इस भीखू का हाथ तो नहीं है इस एक्सीडेंट में? सर, मेरा तो रितेश पर शक पक्का हो रहा है। हो सकता है अपने परिवार और अपने पार्टनर्स का बदला लेने के लिए उसी ने भीखू पर गोली चला दी। हम अगर भीखू पे तो रिमोट कंट्रोल से गोली चलाई गई है और फुटेज में दिख रहा है रितेश विक्रांत के साथ मिलने आया था। अगर उसने कुछ किया होता तो हमें दिख जाता फुटेज में। अगर रितेश या हितांग ने भीखू का खून नहीं किया तो फिर किसने किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके किसी बिजनेस राइवल ने भीखू को कॉन्ट्रैक्ट दिया हो इन्हें मारने के लिए? इन चारों पार्टनर्स के बिजनेस राइवल के बारे में पता लगा है क्या? लगाया ना सर, मगर अभी तक किसी पर शक नहीं हो रहा है। लेकिन एक अजीब बात सामने आई है सर। क्या? इनकी फर्म को एक ऑर्डर मिला था, एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को माल पहुंचाना था, लेकिन ऐन वक्त पर ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो उस ऑर्डर का इन पार्टनर्स की मौत के साथ कोई संबंध हो सकता है सर। ऑर्डर बड़ा था, करोड़ों रुपए का। ऐन वक्त पर ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। बल्कि आज भी कंपनी कर्जे में डूबी हुई है। और ये ऑर्डर कैंसिल होने की वजह? सर, वो तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन चारों पार्टनर्स के खिलाफ एक कोर्ट केस चल रहा है। और सर, इसी टेंशन की वजह से एनुअल जनरल मीटिंग में उन चारों पार्टनर्स के बीच झगड़ा भी हुआ था। पता लगा उस कॉन्ट्रैक्टर ने अपना ऑर्डर कैंसिल क्यों किया था। शायद वहीं से हमें कोई नया सबूत या सुराग मिल जाए जो इस केस को सुलझाने में हमारी मदद कर सके। सीआईडी, आपसे कुछ सवाल पूछने। सवाल? कैसे सवाल? रेडियंट सिक्योरिटी इक्विपमेंट के 4 पार्टनर्स मनीष, हितांग, रितेश और विक्रांत तो आप जानते हैं? जी हाँ, वो हमारी सिक्योरिटी कंपनी के सबसे बड़े सप्लायर हैं। तो फिर उनका एक बड़ा ऑर्डर लास्ट मोमेंट पर कैंसिल क्यों किया आपने? इसलिए कर दिया कि उनके क्वालिटीज एकदम घटिया और दाम एकदम ऊंचे थे। आपकी एजेंसी ने उनकी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। वो क्यों? और मैं क्या करता? देखिए, शहर के वीवीआईपीज, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे क्लाइंट हैं। हम प्राइवेट बैंक्स को भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और इस घटिया क्वालिटी की वजह से हमारे कुछ क्लाइंट्स राइवल्स के पास चले गए और कुछ लोगों की तो मौत हो गई। ओह, यानी कि बात सिर्फ ऑर्डर कैंसिल करने तक नहीं है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। जी हाँ, हमने इनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है। इन चारों की लापरवाही और लालच की वजह से ये लोग मरे, हमारी वजह से नहीं। और अगर हम कोर्ट में केस जीत जाते हैं तो ये चारों के चारों जेल में सड़ेंगे। सर, ये मामला तो और भी संगीन होता जा रहा है। शायद इसी वजह से कोई है जो चारों पार्टनर्स को मारना चाहता है। अच्छा, कोई और है जिसको ये करोड़ों का ऑर्डर कैंसिल होने से घाटा हो सकता हो, जिसको इतना नुकसान हुआ हो कि वो चारों पार्टनर्स को नुकसान पहुंचाने की सोचे? रेडियंट कंपनी को फाइनेंस 2 ही लोग कर रहे थे, हर्षद और शांतनु, और ये डील कैंसिल हो जाने से उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। फिलहाल तो शक की सुई इन 2 फाइनेंसियर्स हर्षद और शांतनु पर आकर अटक गई है। हो सकता है गुस्से में आकर उन दोनों ने इन चारों पार्टनर्स को मारने का प्लान बना लिया। श्रेया, इन दोनों फाइनेंसियर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। हेलो, हाँ बोलो। क्या? ठीक है। क्या हुआ सर? चौथा पार्टनर हितांग शहर में वापस आ गया है और उसने एयरपोर्ट के पास एक होटल में चेक इन किया है। इससे पहले कि वो शातिर खूनी उस पर जानलेवा हमला करे, उसको रोकना होगा। सर,
मैं लगातार मिस्टर हितना का नंबर ट्राई कर रही हूँ, रिंग बज रही लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, होटल के रिसेप्शन में बोलो, बस के कमरे में फ़ोन कनेक्ट करके दें। सर मैंने वहाँ भी फ़ोन किया था, लेकिन उनका कहना है कि मिस्टर हितना अपने कमरे में ही नहीं है। कमरे में नहीं? किसी मुसीबत में तो नहीं है? कोई अनहोनी हो जाए उसके पहले हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अरे सुनो, हाउसकीपिंग का सारा स्टाफ कहाँ है? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। मुझे मन्नू से बात करनी है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ सर जी, मैंने उनको पर्सनली अटेंड किया था। ठीक है सर, मैं अभी आपके कैबिन में आती हूँ। सुनो, मन्नू मिले ना तो उसको कहना मुझसे आके मिले। मैं एक मैनेजर से मिलके आती हूँ। वो जो दोनों फाइनेंसर्स थे, हर्षद और शांतनु, उनके बारे में क्या पता चला? सर दोनों पार्टनर्स बिजनेस के सिलसिले में पिछले 1 महीने से विदेश में हैं सर। सर अगर दोनों 1 महीने से विदेश में हैं, तो फिर इन पार्टनर से फोन कौन कर रहा है? सर इस बिजनेस डील में 4 पार्टनर्स और 2 फाइनेंसर्स। हम शक किस पर करें? उस पर जिसे हम अब तक नजरअंदाज करते आए हैं। आपके गेस्ट मिस्टर हेतांग इस वक्त कहाँ हैं? आपने पहले भी फोन किया था उन्हें पूछने के लिए। आप ये बताइए कि वो इस वक्त कहाँ मिलेंगे? अभी थोड़ी देर पहले नीचे गए, शायद जिम में होंगे या स्विमिंग पूल के अंदर होंगे, हो सकता है रेस्टोरेंट में भी बैठे हों। अच्छा ये फोटो देखो, ये मिस्टर रितेश की। इनको आपने इस होटल में आते जाते देखा है? हाँ शायद थोड़ी देर पहले मैंने इन्हें होटल में देखा है। देखा है? नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। अभी भी जान बाकी है। हाँ सर हाँ, मैंने ही सबको मार दिया। क्यों? वो तो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर थे ना, दोस्त थे तुम्हारे। दोस्त नहीं थे सर, ये लोग गद्दार थे। मेरी वजह से इन लोगों को लाखों करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिला, मगर इन लोगों ने मार्केट में हल्की क्वालिटी का जाली माल बेचना शुरू कर दिया। तो तुम पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकते थे। हाँ, जब तक मुझे पता चलता तब तक बहुत देर हो गई थी। कॉन्ट्रैक्टर ने हम पर क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया था। मैंने अपना मुंह खोलने की ठानी, मगर इन लोगों ने उल्टा मेरा ही मुंह बंद करने की कोशिश की। जब तुमने चुप रहने से इनकार कर दिया तो उन्होंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा तो मर गए, लेकिन तुम बच गए। हाँ सर, उसके बाद मैंने सोचा अगर मैं पुलिस के पास गया तो ये मेरे माँ बाप को भी मार डालेंगे।
और इसीलिए मैंने भीखू कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। और उसे तुमने 4 लोगों के नाम और नंबर दे दिए, जिसमें से एक नाम तुम्हारा भी था। वो सबको गुमराह करने के लिए था। भीखू से मैंने केवल फोन पे बात की थी, उसने मुझे देखा नहीं था। कुछ पैसे मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। भीखू ने सबसे पहले मनीष को कॉफी शॉप में मारा, और उस दिन जब वो तुम्हें विक्रांत को मारने वाला था, उसके पहले ही तुमने भीखू को उड़ा दिया है? जिस फ्लैट से मैंने भीखू को विक्रांत और रितेश यानी मुझ पर गोली चलाने के लिए कहा था, वो फ्लैट मेरा नहीं था, वो फ्लैट मेरे दोस्त का था। मैं उस बिल्डिंग में इसी का मैकेनिक बनकर दाखिल हुआ और इसलिए मुझे कोई पहचान नहीं पाया। और भीखू के आने से पहले तुम उस फ्लैट में गए और वहां पे वो रिमोट कंट्रोल वाली गन लगा दी, जिससे तुमने भीखू को मार डाला। तुमने भीखू को बलि का बकरा बनाया ताकि लोगों को लगे कि तुम भी उसका टारगेट थे, और उसके बाद मैंने विक्रांत को खुद ही खत्म कर दिया। और अगर आज आप लोग टाइम पर नहीं आते ना सर, तो मैं इस हितांक को भी गोली मार देता। बदले की आग ने तुम्हें खुद मुजरिम बना दिया है। इस हितांक को तो उसके किए की सजा मिलेगी, लेकिन 3-3 खून करने के जुर्म में तुम्हें सिर्फ फांसी होगी, फांसी। और ये जंगल ब्यूटी क्वीन का खिताब जाता है मिस नैना को। क्या बात, स्माइल। मैडम एक फोटो मेरे साथ भी हो जाए। Why not? गुड। चलो अब बस बहुत हो गया, अब घर चलते हैं। अरे भाई यार, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी थोड़ा घूमेंगे और शेर वेर की फोटो खींचेंगे, उसके बाद चलते हैं। वो शेर है, बटेर नहीं जिसकी तुम फोटो खींचोगे। अरे तो हम कौन सा शेर से कम है भाई, हम भी तो बब्बर शेर हैं। ओह, तो तुम बब्बर शेर हो? मैं तो आज तक तुम्हें इंसान ही समझती रही। चलो चले यहाँ से। शायद भगवान को भी तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। चलो फटाफट निकलते हैं अभी यहाँ से। बारिश कहाँ से आ गई चलो यार? निकले यहाँ से। मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है, और बारिश में भीगना तो उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पिछली बार इसी बारिश में भीगने की वजह से 3 दिन तक बुखार से तड़प रही थी, याद है ना? हाँ बाबा, याद है। अभी बस यही खड़े रहो, और जब ये बारिश होगी उसके बाद ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है? तुम ना बस चुप रहो। आप लोगों ने फोन किया था? यस सर, मैं करण हूँ और ये नैना। सर, बारिश से बचने के लिए हम उस पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए, और अचानक से उस पेड़ से खून गिरने लगा और हमारे कपड़ों की ये हालत हो गई। ये इतना सारा खून इस पेड़ पे से गिरा? हाँ सर। जरा ऊपर चढ़ के देखो। पंकज, मत करना इसको। जब आप लोग यहाँ पेड़ के पास आए तभी किसी को यहाँ से भागते हुए देखा? कोई था आसपास में? नहीं सर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी? नहीं, हमने किसी के चीखने की आवाज नहीं सुनी। ये जंगल तो पूरा वीरान है, हम बहुत डर गए थे, इसलिए हमने आपको फोन किया। अखिल सर, कुछ मिला उस पर? नहीं सर, खून के कुछ धब्बे हैं, बाकी ऐसा लग रहा है बारिश में धुल गया सर। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं से तो आया होगा। सर, ये भी तो हो सकता है कि खून किसी जंगली जानवर या पंछी का हो। पंकज, खून के सैंपल्स उठाओ और फोरेंसिक लैब भेज दो, पता तो चले कि खून है किसका। ठीक है। आसपास जंगल को अच्छी तरह से चेक करते हैं, तो जरूर यहाँ पे कुछ हुआ है। सर, अगर बारिश नहीं हुई होती तो पता ही नहीं चलता कि पेड़ पे खून था।
अब ये पता चलना चाहिए कि वो खून इंसान का है या फिर किसी जानवर का। पेड़ पर से जो खून के सैंपल आप लोग लेकर के आए हैं, वो खून किसी जंगली जानवर का नहीं है, एक इंसान का है। क्या? इंसान का खून? हाँ, लड़की का। ये खून एक लड़की का है। लड़की का खून? लेकिन लड़की का खून पेड़ पे कैसे है? भाई ये तो अब आप लोग ढूंढिए। मुझे जो पता चला मैंने आप लोगों को बता दिया। सर मतलब ये लड़की कहीं ऊपर से गिरी है पेड़ पर और पेड़ पर इसका खून लग गया। लेकिन अगर कोई लड़की ऊपर से गिरी है फिर वो जख्मी हालत में गायब कहां हो गई? क्योंकि अब तक जंगल के किसी भी हिस्से में ना तो हमें किसी का खून मिला है और ना ही कोई लाश। सर आप रेडी? उस जंगल के इलाके का नक्शा मिल गया सर। नक्शा मिल गया? हाँ सर। चलो दिखाओ। फिर ये जंगल की दाईं ओर हाई स्काई पैराग्लाइडिंग स्कूल। जंगल की दाईं ओर 2 किलोमीटर पर पैराग्लाइडिंग स्कूल। पैराग्लाइडिंग स्कूल तो हो सकता है कोई पैराग्लाइडिंग करते वक्त ऊपर से नीचे जमीन पर गिर गया हो। इस पैराग्लाइडिंग स्कूल में जाकर पता लगाना पड़ेगा क्या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था क्या। हेलो सर, मैं इस पैराग्लाइडिंग स्कूल का चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ सर, रोहन। कहिए सर, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मिस्टर रोहन, हम लोग CID से आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। CID? आइए सर। क्या बात है सर? दरअसल पास के एक जंगल में एक पेड़ पर हमें एक लड़की का खून मिला। क्या बात कर रहे हैं सर? पेड़ पर खून? जी हाँ, और हमें शक है कि कोई लड़की ऊपर से पेड़ पे गिरी थी। और क्योंकि आपका यह स्कूल जंगल के बिल्कुल पास है तो हमने सोचा आप ही से पूछ लें। क्या पिछले कुछ दिनों में किसी का एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट? हाँ। आपके हाथ पे चोट लगी हुई है, काफी खून जम गया है। हाँ सर, वो मैं एक्चुअली आपको बताने ही वाला था। मैं वो तो बताइए। हाँ सर, वो एक्चुअली कुछ दिनों पहले यहाँ एक ऐसा एक्सीडेंट तो हुआ था। किसका? एक लड़की थी, पैराग्लाइडिंग करने आई थी। मैं खुद उसके साथ पैराग्लाइडिंग कर रहा था सर। हाँ तो? शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा सर, लेकिन जैसे ही हम जंगलों के ऊपर से गुजरने लगे तो अचानक से उस लड़की ने अपनी सेफ्टी जैकेट का बकल खोल दिया सर और नीचे कूद गई। नीचे कूद गई? हाँ सर, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है सर कि वो आत्महत्या करने के लिए ही पैराग्लाइडिंग कर रही थी। आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? की सर, बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है सर। ये लड़की कौन थी? उसके डिटेल्स तो होंगे आपके पास? हाँ सर, अभी अभी सुमित, देखना कहाँ है? ये इसका नाम नैना है सर, और ये इसकी फोटो ID है। ये लड़की? क्यों, क्या हुआ सर? कुछ नहीं सर, ये तो वही लड़की है ना जिसने हमें जंगल से फोन किया था। हाँ, लेकिन मिस्टर रोहन, ये लड़की तो जिंदा है। सर, अब ये जिंदा है या मर गई ये तो पता नहीं, पर उस दिन ये ऊपर से गिर गई थी और तब से गायब है। ना जिंदा है या नहीं ये तो जंगल से ही पता चलेगा। खून के निशान तो यहाँ आसपास कहीं दिख नहीं रहा है। जंगल को देख के लगता भी नहीं कि यहाँ पे कुछ हुआ है। अरे निखिल, न जाने कहाँ कहाँ जाके फंसते रहते हो। चलो वहाँ।
पंछियों की आवाज आ रही है। लगता है पंछियों का पूरा झुंड है। कहीं वहां पे कुछ हो सकता है श्रेया, सवाल के जंगली जानवर भी हो सकते हैं। लाश। लाश की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी है। कपड़े से तो ये लाश किसी लड़की की लगती है। श्रेया जरा चेक करो। तो लाश तो बहुत बुरी तरह से सड़ने लगी, चेहरा भी बिगड़ गया है। लगता है 2-3 दिन पुरानी लाश है, ऐसे तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। देखो जरा कोई आइडेंटिटी है क्या बॉडी में? नहीं सर, कोई आईडी प्रूफ नहीं है। जंगल में कौन हो सकती है? सर कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं? नैना तो जिंदा, शायद ये वही होगी जो पेड़ से गिरी। हीरे की अंगूठी? सर लेडीज अंगूठी लगती है। एक काम करो, लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दो, शायद पता चल जाए ये लड़की कौन है और ये अंगूठी किसकी है। इसके इन कपड़ों से हमें 2 लोगों का खून मिला है। क्या? 2 लोगों का खून? हाँ, एक खून तो इसी का है, लेकिन दूसरा खून किसका है वो पता नहीं। एक और खास बात, इस लड़की के स्किन के टिश्यूज में हमें एक खास किस्म का केमिकल मिला है। केमिकल? कैसा केमिकल? टायरिन। और ये टायरिन नाम का केमिकल ड्रग्स या दवाइयां बनाने के काम में आता है, और ये आसानी से नहीं मिलता। दवाई बनाने वाली कंपनियों को भी ये केमिकल लेने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। तो इस लड़की का किसी न किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कोई कनेक्शन तो जरूर है। सर फिर तो ये लड़की अक्सर दवाइयों की फैक्ट्री में जाती होगी या फिर वहां काम करती होगी। तो अब क्या करें सर? शहर की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पूछताछ करते हैं। पता लगाना होगा कि कहीं की कोई एम्प्लॉय पिछले कुछ दिनों से गायब है क्या। मगर रोहन तो कह रहा था कि नैना पैराग्लाइडिंग करते समय ऊपर से कूद गई, लेकिन यहाँ तो हमें किसी और की लाश मिली। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि हमें रोहन से जाकर पूछना होगा कि उसने हमसे झूठ क्यों कहा। वो जो टेक ऑफ के समय की तुम्हारा थोड़ा सा बैलेंस में प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब हो जाए। अरे सर आप लोग फिर यहाँ तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। नैना के बारे में कुछ पता चला सर? इतने भोले मत बनो, पहले ये बताओ तुमने हमसे झूठ क्यों कहा था? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने जो भी कुछ कहा था वो झूठ था, जबकि मैंने आपसे जो भी कुछ कहा है सब सच है सर। आप फिर झूठ बोल रहे हैं, और पहले भी आपने हमसे झूठ कहा था कि नैना पैराग्लाइडिंग करते हुए ऊपर से कूद गई थी। ये यकीनन सच है सर, वो नैना ही थी, यही सच है। अच्छा, अगर ये सच है तो मेहरबानी करके ये भी बता दो कि जिस जगह पर तुमने कहा था कि नैना ने छलांग लगाई थी, उस जगह पर नैना की बजाय किसी और लड़की की लाश क्यों मिली हमें? क्या? किसी और लड़की की लाश? कौन लड़की? अब तक इसका पता नहीं चला है, लेकिन ये पक्का है कि वो नैना नहीं थी। अब आप बताइए कि सच्चाई क्या है? सर मैंने आप लोगों से जो भी कुछ कहा है वो सब सच है सर, और अगर आप लोगों को मुझ पे यकीन नहीं है सर तो यहाँ ये सुमित सर, ये सुमित है सर, ये भी यहीं पे काम करता है और इसे सब कुछ पता है सर। जब उस दिन नैना नहीं मिली तो मैंने इसको सब कुछ बताया था सर, और उसके बाद पुलिस स्टेशन हम लोग साथ साथ गए थे कंप्लेंट करने सर, आप इससे पूछ सकते। तुम यहीं रुको। बताओ। रोहन सच कह रहा है सर, उसने मुझे नैना के बारे में तभी बताया था सर। बताने से क्या होता है? तुमने नैना को देखा था? टेक ऑफ पॉइंट से मैंने अपने आंखों से नैना और रोहन को टेक ऑफ करते हुए देखा था सर। पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि वो नैना ही थी? हाँ
बिल्कुल सर। अगर नैना सचमुच पैराग्लाइडिंग करते समय गिरी है तो फिर हमें उसकी जगह पे किसी और लड़की की लाश कैसे मिली? पर फिर ये नैना है कहाँ पे? उस दूसरी लड़की की पहचान होना जरूरी है। और नैना कहाँ रहती है? नैना पैराग्लाइडिंग करते हुए कूद गई और बच गई, और उसने हमें फोन करके बुलाया। लेकिन वो कैसे बच गई, उसे बचाया किसने, और उसने हमें जंगल में क्यों बुलाया? और ये नैना आप खुद ही गायब है, किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी ढूंढ रहा है उसे। शायद उसके घर से कोई सुराग मिले। लगता है बहुत हड़बड़ी में भागी। पूरा घर अच्छे से चेक करो। कबर तो खाली है। नैना अपना सारा सामान लेकर फरार हो गई। इसका मतलब इस मर्डर में जरूर उसका कोई ना कोई हाथ है। हाँ सचिन, ये देखिए, इस ड्रॉर में से ये नक्शा मिला है। ये तो उसी जंगल का नक्शा है जहां पेड़ पर खून मिला। और सर, ये नक्शा तो पैराग्लाइडिंग स्कूल का है। अरे, दोनों नक्शों पर निशान बनाए हुए हैं, लेकिन ये नक्शे नैना के पास कैसे, और उसे इनकी क्या जरूरत पड़ गई? सर, अब तक हम 6 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पता कर चुके हैं जहां टायरीन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। देखते हैं यहाँ क्या पता चलता है। एक्सक्यूज मी, हमें मैनेजर से मिलना है। वो रही। जी कहिए। एक मिनट प्लीज, आप बैठिए, मैं आता हूँ। नहीं मैनेजर, हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सीआईडी? जी। क्या आपके स्टाफ में ऐसी कोई लड़की है जो 5-6 दिनों से काम पे नहीं आ रही है? क्या बात क्या है सर? एक्चुअली जंगल से हमें एक लड़की की लाश मिली है, और हमें ये पता चला है कि वो ऐसे किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया करती थी जहाँ पे टायरिन का इस्तेमाल होता है। आपके यहाँ होता है ना? जी सर। सर, पिछले हफ्ते हमारे कंपनी के लोगों की एक टीम पिकनिक के लिए गई थी पूना, तो वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? हाँ सर, उनमें से एक लेडी स्टाफ का वहाँ बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। नाम क्या था उनका? जूही। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे था? सर, हमें पता चला कि वो किसी पहाड़ की चोटी से गिर गई थी, और उस पहाड़ की ऊंचाई इतनी थी कि उसकी लाश आज तक नहीं मिली सर। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरी बात है सर। लड़की ऊपर पहाड़ से गिरी और उसकी लाश भी नहीं मिली। अंकल, जिस लड़की की लाश हमें जंगल से मिली है, कहीं वो जूही तो नहीं? इस जूही के डिटेल्स ले लो और इनके घर वालों को फॉरेंसिक लैब बुलाओ डीएनए टेस्ट के लिए। पता चल जाएगा लाश किसकी है। रिपोर्ट्स क्या कहते हैं सर उनके? बॉस, जूही के माँ बाप का डीएनए इस लड़की से मैच होता है। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन खूनी तक पहुंचने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे। अगर आप लोगों की इजाजत है तो। नो? जी पूछिए सर। जरा बताइए, जूही जब ट्रिप पर गई तो उसके बाद यह हादसा हुआ, तो उस बीच क्या आपका जूही के साथ कोई कांटेक्ट हुआ था? बात हुई थी, मेरा मतलब है कोई फोन वगैरह? हाँ, 1 जुलाई को जूही से मेरी बात हुई थी। वो मुझे बोली थी वो कल वापस आ रही है। लेकिन 2 जुलाई को जब वो घर वापस नहीं आई तो मैंने उसको फोन किया। उसका फोन बंद था। फिर मैंने उसके बॉस को फोन किया। फिर उसके बॉस ने मुझे बताया कि अचानक
जूही का एक्सीडेंट हो गया। सर हमने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। वो पहाड़ से गिरी थी, उस वक्त उसकी बॉडी मिली ही नहीं। अच्छा, क्या क्या जूही का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था, कोई दुश्मनी? क्या आपको किसी पर शक है? क्या उसने कुछ चाहा है दिनों? हाँ, वो बदमाश जूही को अपने प्रेम के जाल में फंसाना चाहता था। नाम क्या उस आदमी का? हमें उसका नाम नहीं मालूम। क्या उस आदमी को आपने पहले कभी देखा है? नहीं, लेकिन इतना पता है कि जूही भी उसे प्यार करने लगी थी। सर, उसी ने मारा है मेरी बेटी को, उसी ने मारा है। जूही के बॉयफ्रेंड से मिलना पड़ेगा, जूही के बॉयफ्रेंड से। क्या? तारिका, सर ये अंगूठी जूही की नहीं है। अंगूठी जूही की नहीं है? अगर तारिका, ये अंगूठी हमें जूही के लाश के पास से ही तो मिली, और फिर ये अंगूठी लड़कियों की तो है। सर मैंने ये अंगूठी उसके हर उंगली में पहना कर देखी, किसी भी उंगली में फिट नहीं बैठती। थोड़ी छोटी साइज की है ये। सर अगर यह अंगूठी जूही की नहीं है तो फिर किसकी है? हो सकता है फ्रेडी, ये अंगूठी उस खूनी की ही हो। क्या ये अंगूठी जूही की है? ये अंगूठी जूही की नहीं है सर। ये अंगूठी जूही के पर्स में थी। जूही बिल्कुल ऐसी ही अंगूठी बनाना चाहती थी। मैंने पूछा ये अंगूठी कहाँ से मिली, तो उसने मुझे बताया कि उसकी कोई सहेली की है। वो क्या नाम, नैना नाम है उसकी सहेली का। नैना? क्या आप जानती हैं इस नैना को? नहीं सर, 2-3 बार जूही के मुंह से नैना का नाम सुना था, लेकिन कभी उनसे मिली नहीं। शायद उसकी कोई सहेली थी। नैना, जूही और नैना एक दूसरे को जानती थी। पता लगाना पड़ेगा ये दोनों एक दूसरे को कब से जानते थे और कैसे जानते थे। और ये पैराग्लाइडिंग स्कूल, बहुत उड़ लिया इन्होंने आसमान में। जमीन पर उतारो, अब उतारो इन्हें। इस फोटो को गौर से देखिए। क्या इस लड़की को आप पहचानते हैं? जूही नाम है इसका, जूही। जानते हो इसे? ध्यान से देखो, शायद ये लड़की कभी तुम्हारे पैराग्लाइडिंग स्कूल में आई हो। नहीं सर, ये लड़की तो हमारे पैराग्लाइडिंग स्कूल में कभी नहीं आई। कभी नहीं आई थी? नहीं। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती, पूछताछ के लिए हम जब चाहे बुला लेंगे तुम्हें। निकलो। नैना से फिर से बात हुई? नहीं सर, मैंने उसको कई बार कॉल किया पर उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। आखिरी बार कब और कहाँ मिले थे तुम नैना से? सर आखिरी बार मैं उससे जंगल में मिला था, जहां से हमने आपको कॉल करके इन्फॉर्म किया था। सर कल नैना ने रात में मुझे फोन किया था। तो फिर ये बात पहले क्यों नहीं बताई? चुप क्यों रहे तुम? हाँ? क्या बात हुई उससे? सर वो कह रही थी कि वो बहुत टेंशन में है, और कुछ कहती इससे पहले ही फोन कट हो गया। मैंने भी उससे कई दफा फोन मिलाने की कोशिश की, मगर उसका नंबर ही नहीं मिल रहा था। सर कितने बजे आया था फोन? शाम को 7 बजे। सर हो सकता है ये नैना किसी खतरे में हो और इसलिए उसने अपने दोस्त अनुज को फोन किया हो, पर किसी वजह से बात पूरी ना हो पाई हो। पता लगाना पड़ेगा दया, नैना ने कहां से फोन किया था अनुज को
सर नैना का लास्ट कॉल लोकेशन यही था। अगर नैना यहाँ पे है तो हमसे बच नहीं सकती। एक काम करो, फैल जाओ। नैना दिखी मुझे। कहाँ पे? आगे की तरफ है सर, पश्चिम दिशा में। पश्चिम? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं वहाँ पे। ये बताओ कि वो अकेली है? नहीं सर, उसके साथ एक लड़का है। साथ में भी कोई है? एक काम करो, तुम नजर रखो, हम लोग पहुंचते हैं वहाँ पे। यस सर। सर नैना के साथ जो लड़का है ना, इसे मैंने पैराग्लाइडिंग स्कूल में देखा है सर। आज ये दोनों हमारे हाथ से बचने नहीं चाहिए, संभाल के। ओह माय गॉड, सीआईडी, भागो! मेरी तो अभी अभी तो इधर थे, कहाँ गए दोनों? इस तरफ भी दिखाई नहीं दी। जमीन खा गई या आसमान निकल गया है, क्या खा सकते हैं? उस लड़के के बारे में कुछ पता चला जो नैना के साथ भाग रहा था जंगल में? सर वो लड़का नैना के साथ पैराग्लाइडिंग स्कूल में था सर। पैराग्लाइडिंग स्कूल में था? अच्छा, और क्या पता चला? उसका नाम राघव है और वो भी तभी से गायब है। और वो भी गायब है, इसका मतलब है वो नैना को मदद कर रहा है। दया, जरूर उसका भी हाथ होगा इस खून में। हाँ सर, और शायद इसीलिए दोनों कानून से भाग रहे हैं। दया, ये नैना जूही को मारेगी क्यों? और अगर नैना ने जूही का खून किया भी है, फिर क्यों किया? क्या वजह हो सकती है? सर अगर हम ये केस एक बार फिर से देखते हैं तो करण और नैना ने पहले हमें जंगल से फोन करके बताया कि वहां उस पेड़ पे खून लगा हुआ था। पैराग्लाइडिंग के इंस्ट्रक्टर्स रोहन और सुमित के मुताबिक नैना ने खुद पैराग्लाइडर से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, मगर वो बच गई। और बाद में हमें वहां जंगल में नैना के बजाय जूही की लाश मिलती है। वही तो दया, ये नैना और जूही, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर नैना और जूही दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो कैसे? सर 4 साल पहले दोनों एक ही कॉलेज में थे और दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी। एक ही कॉलेज में पढ़ते थे? और अगर सर दोनों इतने अच्छे दोस्त थे तो फिर नैना ने जूही का खून क्यों किया होगा? सर शायद इसकी वजह उन दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा। हाँ, मगर कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं हो सकता, वरना कोई लड़की अपनी सहेली का इस तरह से खून क्यों करेगी? अपनी सहेली का खून क्यों करेगी? नैना और जूही, इन दोनों के कॉलेज में जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करो। सर यही वो कॉलेज जहाँ पे नैना और जूही ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। 4 साल पुरानी बात है, कोई ना कोई तो पहचानता ही होगा। इनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? इस कॉलेज में क्या बात क्या है? आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए, इन्हें पहचानते हैं आप लोग? हाँ याद आया, ये जूही है और ये नैना, ये दोनों इसी कॉलेज में साइंस के स्टूडेंट थे, शायद 3-4 साल पहले। सर ये दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त थी, कॉलेज में हमेशा साथ रहती। क्यों सर, कोई सीरियस बात तो नहीं? बात तो थोड़ी सीरियस है। एक्चुअली किसी ने जूही का खून कर दिया है, हमें उसकी लाश जंगल में मिली है। उसी की तहकीकात के सिलसिले में हम लोग यहाँ कॉलेज में आए। इनके बारे में कोई खास चीज़, कोई खास बात जो आप लोगों को याद हो? हाँ सर, एक दिन मैंने इन दोनों को झगड़ते हुए देखा था सर। मेरी क्या गलती है
गलती तुम्हारी है जूही, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझे नहीं पता था कि तुम अनीस से प्यार करती हो, समझे ना? तुम्हें नहीं पता था? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अनीश को पसंद करती हूँ, तुम्हें नहीं पता था? और रियली अच्छा लगना और किसी से प्यार करना दो अलग अलग बातें हैं और वो मुझे भी अच्छा लगता है। और मेन बात तो ये है कि अनीस मुझसे प्यार करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। क्या ये तुमसे किसने कह दिया? अनीस ने खुद मुझे प्रपोज किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया जूही, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये अनीश इसी कॉलेज में पढ़ता था? वो तो नहीं पता सर। थैंक यू वेरी मच। अनीश, दोनों लड़कियां इस अनीश से प्यार करती थी। तो लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये अनीश इसी कॉलेज का है या फिर कहीं बाहर का है? कॉलेज के रिकॉर्ड रूम में देखते हैं, वहां से कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। सर, अनीश की फाइल मिल गई। मिल गई? यस सर। गुड। अनीश 2010 को एडमिशन लिया और 2010 को कॉलेज छोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है सर? हाँ, 10 जून 2010 को एडमिशन लिया और 12 जून 2010 को कॉलेज से निकाल दिया गया। सर मतलब ये कॉलेज में सिर्फ 3 दिन था और इसीलिए कॉलेज में इसके बारे में किसी को पता नहीं। इसकी शक्ल देख के लगता नहीं है कि इसने नैना की किडनैपिंग और जूही का खून किया है। सचिन, जरूरी नहीं जो आदमी जैसा दिखता है वैसा हो भी। 4 साल पहले ये भोला भाला दिखता था, अब देखना है कि ये अभी कैसा दिखता है। जरा दाढ़ी बना। गनी थी। ये एसीपी साहब स्केच आर्टिस्ट को लेके बनवा क्या रहे? सर जरूर कोई खास बात होगी, तभी तो एसीपी सर ने स्केच आर्टिस्ट को बुलाया। सर कॉलेज से मिले अनीश के एड्रेस पे जाके आया सर, तो पता चला अनीश वहां नहीं रहता सर। 3 साल पहले उसने होकर किसी और को भेज दिया। सर स्केच रेडी। थैंक यू। सर तो यही है वो शख्स? हाँ, अब समझ में आया कौन है खूनी। वक्त आ गया है इस खूनी के चेहरे से नकाब हटाने का। पैराग्लाइडिंग में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग बैलेंस कर लोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे पैराग्लाइडिंग। और दूसरी बात, ये जो ब्रेक होता है तो ब्रेक कंट्रोल करता है पैराग्लाइडिंग। सर 1 मिनट। सर आप फिर लोग यहाँ आए हो? क्या करें मिस्टर सुमित, आपने हमें आने पे मजबूर कर दिया है। सर मैं कुछ समझा नहीं सर। समझाते हैं। पहले ये बताओ कि झूठ क्यों बोला तुमने हमसे? कौन सा झूठ सर? मैंने कोई झूठ नहीं कहा। मैंने तो हमेशा आपकी मदद करने की कोशिश की है सर। मदद नहीं, आपने हमें गुमराह किया था। तुमने ये कहा था कि तुम जूही को नहीं जानते, बल्कि सच ये है कि तुम जूही को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कौन जूही? मैं किसी जूही को नहीं जानता हूँ सर। बंद करो ये नाटक। सच तो ये है कि तुम्हारे स्कूल में जूही पैराग्लाइडिंग सीखने आई थी और पैराग्लाइडर से जिस लड़की की मौत हुई थी वो जूही थी, नैना नहीं। क्या हुआ? बोलती बंद। अब तुम यहां से भागोगे, हम तुम्हारे पीछे भागेंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे। देखना है? भागो भागो भागो। अरे मुंह क्या देख रहे, पकड़ो उसे।
सर मुझे माफ कर दीजिएगा सर। मैं मानता कि मैंने आपसे झूठ बोला है, लेकिन ये मेरा प्लान नहीं है सर। मैं जानता हूं, हम जानते हैं कि खूनी कौन है। क्या? हाँ, तो सिर्फ ये बता, वो खूनी छुप के कहां बैठा हुआ है? कहां बैठा छुप के? हैं? सुमित यही जगह बताइए। यहाँ छुप कर बैठा है हमारा खूनी। चलो अंदर घुस के देखते हैं। सचिन, तुम और फ्रेडी इस तरफ जाओ। चलो पूर्वी, यहां देखते हैं। इसीलिए तो तुम्हें ऊपर टांग रखा है। सिर्फ इस रस्सी पे एक गोली चलानी है और तुम्हारा खेल खत्म। भूल गई? 4 साल पहले कॉलेज में जिस तरह से तुमने और जूही ने मेरी रैगिंग की थी, पूरे कॉलेज में मुझे बदनाम कर दिया था। उसी के लिए मैंने जूही को मारा और उसी रैगिंग के लिए मैं अब तुम्हें मारूंगा। गुड बाय। तो बताओ रोहन उर्फ अनीश, क्यों किया तुमने ये सब? ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी जूही और नैना के साथ? 4 साल पहले इन लोगों ने मेरे साथ एक भद्दा मजाक किया था सर। मेरी रैगिंग की थी। पूरे कॉलेज के सामने इन लोगों ने मुझ पर ये झूठा आरोप लगाया था सर। मैंने इन दोनों को छेड़ा। इन लोगों के लिए तो वो सिर्फ एक मजाक था सर, रैगिंग। लेकिन उसकी वजह से प्रिंसिपल साहब ने मुझे कॉलेज से निकाल दिया था सर, और किसी भी कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिली। मेरी जिंदगी, मेरा करियर सब बर्बाद हो गया था सर। कॉलेज से निकलने के बाद मैंने इन दोनों से बदला लेने की ठान ली सर। पैराग्लाइडिंग सीखी, अपना नाम बदला, अपनी पहचान बदली, और 3 सालों बाद जब मैं इनसे मिला तो इन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना सर। पर मैं इन लोगों को नहीं भूला। मैं जूही और नैना के करीब आ गया। मैं जूही को मारकर उसके खून का इल्जाम नैना पर डालना चाहता था। जूही के एक्सीडेंट का नाटक क्यों किया तुमने? ये जूही का ही आइडिया था सर। दरअसल वो सचमुच मुझसे प्यार करने लगी। इसे ये मालूम था कि उसके घर वाले इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देंगे। इसीलिए सर उसने पुणे की खाई में गिरकर अपने मरने का झूठा नाटक किया, ताकि उसके घर वालों को लगे कि वो मर चुकी। और इसलिए तुमने पैराग्लाइडिंग करते समय जूही को ऊपर से गिरा के सच में मार डाला। और फिर जूही की लाश के पास तुमने नैना की अंगूठी डाल दी, ताकि जूही के खून का इल्जाम नैना पर आ जाए, है ना? हाँ सर, और इस काम में करण ने मेरी सहायता करी सर। क्या? करण भी तुमसे मिला हुआ था? नैना, अगर तुम बेकसूर थी तो हमसे भाग क्यों रही थी? क्योंकि मैं रोहन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना चाहती थी। मैं जानती थी
कि अगर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मैं अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाऊंगी। और इस काम में राघव ने मेरी मदद की, लेकिन इससे पहले हम दोनों कुछ कर पाते, इसने हम दोनों को पकड़ लिया। बड़ा टेढ़ा दिमाग चलाया तुमने। पहले जूही को पैराग्लाइडर से नीचे फेंक कर मार दिया और इस नैना को पेड़ से लटका कर मारना चाहते थे। हाँ? अब तो लटकोगे तुम, क्योंकि अदालत तुम्हें फांसी की सजा ही देगी। फांसी की सजा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।